हम अपना तरतीब के लिहाज से लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारा चैप्टर 1 अभी पेंडिंग है, वो हमने पढ़ना है। तो चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 में दो कंसेप्ट हैं, एक कंपटीशन और एक आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन का मतलब है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो कोर्ट में सेटल करवाने की बजाय आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा लेना बेहतर होता है दोनों पार्टीज के लिए, क्योंकि नॉर्मली कोर्ट के जो मामला है उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और लॉयर्स की फीस वगैरह जो पैसा भी वो भी ज़्यादा लगता है। तो हम ये सीखेंगे कि क्या अगर कोई मामला कोई लीगल केस है उसमें हमारा डिस्प्यूट होता है किसी पार्टी के साथ, कोर्ट के अलावा किसी तरीके से उसको सेटल किया जा सकता है, वो हम स्टडी करेंगे आर्बिट्रेशन वाले टॉपिक में, कल वाले टॉपिक में। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट में, किसी भी मार्केट में पॉजिटिव कंपटीशन को प्रमोट करना। ठीक है, एक अथॉरिटी है जिसे कहते हैं सीसीपी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सीसीपी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पाकिस्तान में जितनी भी गुड्स या सर्विसेज सेल हो रही हैं उसमें इंश्योर करना कि कंपटीशन प्रमोट हो और उसमें कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से कुछ कंपनीज जो हैं वो उनके लिए हार्मफुल है वो प्रैक्टिस या नुकसानदेह है, या जिसकी वजह से नई आने वाली कंपनीज को, बिजनेसेस को डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, सीसीपी का ऑब्जेक्टिव ये है कि बायर और सेलर ये दोनों, इनके इंटरेस्ट को वॉच किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपटीशन एक्ट, ये बेसिकली बायर को भी कवर कर रहा है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स बायर्स पे भी अप्लाई हो रही हैं, कुछ सेलर्स यानी कंपनीज पे भी, लेकिन ज्यादातर इसकी रिक्वायरमेंट्स कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती हैं। आप स्टडी करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, इसलिए कि ज्यादातर जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती हैं वो कोई ना कोई कंपनीज ही होती हैं, बायर्स नहीं होते। ठीक है, यानी जैसे फर्स्ट कीजिए, एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, ये कि फिक्स कर दिया जाए, कुछ कंपनीज मिलकर फिक्स कर दे कि हमने ये प्रोडक्ट इसी प्राइस पे बेचनी है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पर केजी से कम दूध सप्लाई नहीं करना। ठीक है, अगर ये सारे एक एरिया के सारे जो दूध फरोश ये एग्री कर लेते हैं तो ये एक गलत प्रैक्टिस है जो कि कंज्यूमर के अगेंस्ट है, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। सीसीपी इंश्योर करता है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मली सेलर की तरफ से या कंपनीज की तरफ से तो प्रैक्टिस होती है, लेकिन बायर में आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जगह के बायर्स ने मिलकर फैसला किया कि हमने 80 रुपए किलो से कम पे दूध खरीदना, इससे ज्यादा पे हमने दूध नहीं खरीदना। नॉर्मली बायर्स इस तरह की अरेंजमेंट नहीं करते, सेलर्स करते। इसीलिए ये जो हम कंपटीशन एक्ट पढ़ने जा रहे हैं इसमें शायद कोई इक्का दुक्का प्रोविजन ऐसी भी होंगी जो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोविजन, ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स किन के लिए होंगी? सेलर के लिए। कंपनी, सेलर को सेलर कह लें, मैन्युफैक्चरर कह लें, प्रोड्यूसर कह लें, बिजनेस, बहुत से नेम है। जो इस एक्ट में वर्ड यूज हुआ है वो है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग एक ऐसा लफ्ज है जो हर तरह के मैन्युफैक्चरर को कवर कर लेता है, चाहे वो सोल प्रोवाइडर है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, चाहे कुछ भी। तो हम भी वर्ड अंडरटेकिंग बोलेंगे। अंडरटेकिंग से मुराद आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब है कोई सेलर, मैन्युफैक्चरर जो कोई चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर करना फ्री कंपटीशन इन कमर्शियल एक्टिविटीज, कि जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज है, कमर्शियल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? बाइंग सेलिंग, इनमें फ्री कंपटीशन हो। ठीक है, फ्री कंपटीशन होगा, कंपनीज एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगी। कंपीट करने को इनकरेज किया जाता है, इसलिए कि कंपनी एक दूसरे को कंपीट करेंगी तो या तो वो एक दूसरे से क्वालिटी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करके, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करके, या तो क्वालिटी अपनी प्रोडक्ट की दूसरी कंपनी से बढ़ाने की कोशिश करेंगी, या कस्टमर्स को कम प्राइस पे वही चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगी। दोनों सूरतों में कंज्यूमर का फायदा है, इकोनॉमी का फायदा है। ठीक है, इसीलिए सीसीपी क्या चाहता है? कमर्शियल एक्टिविटीज प्रमोट हो, क्योंकि अल्टीमेटली इससे कंज्यूमर्स को फायदा होता है। एग्री करते हैं इससे? अगर फर्ज कीजिए ICAP ये कहे कि हमने सिर्फ एक कॉलेज को इजाजत देनी है कि वो सी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, बाकी कॉलेजेस को इजाजत नहीं देनी, तो ये ज्यादा बेहतर है? या जब ICAP कहे कि जो भी कॉलेज हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है हम उसे इजाजत दे देंगे कि सी एजुकेशन प्रमोट करें, ये ज्यादा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ेंगे। ठीक है, वरना पहली वाली ऑप्शन में जब उस इंस्टीट्यूट को पता होगा कि मैं अकेला ही सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं प्रोवाइड, तो वो अपनी फीस को जितना चाहे बढ़ा सकता है और लोग मजबूर होंगे कि उस प्रोडक्ट को उसी बंदे से खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए अगर आपको एग्जांपल समझ मतलब पसंद आई है अगर, तो इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं फिर आगे। चलिए, अच्छा, ये इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ जाने से पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस है। डेफिनेशन सिंपल, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिर्फ एक डेफिनेशन मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, बाकी सब गुड्स या सर्विसेज। इससे क्या मुराद है भाई? कोई भी चीज जो मार्केट में सेल हो रही है, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, होलसेलर और रिटेलर। अच्छा, इसके साथ एक और वर्ड है जो डिफाइन नहीं हुआ लेकिन मैं लिंक कर रहा हूं, कंज्यूमर भी, और एक और बंदा एक है मैन्युफैक्चरर। ये बेसिकली आप मैनेजमेंट में कहीं पे पढ़ेंगे कंप्लीट। कंज्यूमर कौन, मैन्युफैक्चरर कौन है? जो चीज को बनाता है। कंज्यूमर कौन है? जो चीज को खरीदता है। हमारी जो सप्लाई चेन है ना, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के केस में, उस सप्लाई चेन में सिर्फ दो लोग नहीं है, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर, कुछ और लोग भी हैं जो कि चीज खरीदते हैं लेकिन खुद नहीं बनाते, खरीदते हैं खुद नहीं बनाते हैं, और आगे बेचते हैं, खुद इस्तेमाल नहीं करते। मैन्युफैक्चरर है चीज बनाने वाला, कंज्यूमर है चीज को कंज्यूम करने वाला। ये दोनों लोग ना तो मैन्युफैक्चर चीज को बनाते हैं ना कंज्यूम कर, बल्कि क्या करते हैं? चीज को खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। मिडल मैन कह लें। अब इन दोनों मिडल में है, ये दोनों मिडल मैन, लेकिन फर्क क्या है? होलसेलर मैन्युफैक्चरर से चीज खरीदता है और आगे रिटेलर को बेचता है, कंज्यूमर को नहीं, रिटेलर को। और रिटेलर होलसेलर से खरीद के आगे कंज्यूमर को चीज बेचता है। ठीक है, हमारे गली से बाहर निकले बेकरी आती है, बेकरी पे डिफरेंट कंपनीज के आपको पता है बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं। और मुझे ये बताइए, ये बेकरी वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर, रिटेलर के कंज्यूमर? वो रिटेलर है। वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदता। आपको पता है वो वैन आती है और वो सारा रोज सुबह जो भी अंडे, डबल रोटी, बिस्किट वगैरह वो उसको सप्लाई करते हैं और जल्द, तो वो बेसिकली रिटेलर है। रिटेलर जो डायरेक्ट कंज्यूमर को चीजें बेच रहा है। फिर इसके बाद है रेलिवेंट मार्केट। मार्केट से मुराद क्या है? वो जगह जहां पे कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। मार्केट का कंसेप्ट इसलिए अहम है समझना कि नॉर्मली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, इनकी कोशिश होती है कि हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उसमें कोई दूसरा प्रोड्यूसर ना आ जाए, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोड्यूसर सेलर आएंगे उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा और इनको या तो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी या अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। इसलिए मार्केट का जनरल रूल ज़हन में रखिएगा, जनरल रूल है कि मार्केट में जितने नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे कंज्यूमर्स के लिए उतना ही बेनिफिशियल है, फायदा। अब मार्केट को डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है फिजिकल बेसिस के ऊपर मार्केट, जिसे कहते हैं जियोग्राफिकल मार्केट, और एक है फिजिकल, यूं कह ले लॉजिकल बेसिस। ये मैं खुद से वर्ड्स बोल रहा हूं, लॉ में वर्ड यूज नहीं हुआ। लॉजिकल मींस प्रोडक्ट की मार्केट, ठीक है, यानी जिसमें सिमिलर नेचर की प्रोडक्ट्स सेल परचेज। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सीए कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो जब एनालिसिस कर रहा होगा तो मार्केट को वो क्लासिफाई कर सकता है फिजिकल बेसिस पे भी और टाइप ऑफ गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिजिकल बेसिस पे क्या कि जी मैंने कॉलेज स्टार्ट करना है, मैं कराची एक ज्योग्राफिकल मार्केट है, वहां पे भी सीए के इंस्टीट्यूट्स हैं, इस्लामाबाद भी एक मार्केट है, लाहौर भी एक मार्केट है। भाई किस मार्केट में हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कॉलेज ओपन करना चाहिए, ये जो मैंने आपको एग्जांपल लाहौर फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हैं। आपने ज्योग्राफिकल मार्केट को सेलेक्ट किया, ठीक है। ज्योग्राफिकल मार्केट का मतलब क्या? एरिया वाइज ऐसा एरिया जिसमें होमोजेनस कंडीशंस ऑफ कंपटीशन हो। होमोजेनस कंडीशन ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या है? ऐसा एरिया जिसमें एक जैसी कंडीशंस हो। जैसे आप हफीज सेंटर चले जाएं, आपने अगर मोबाइल खरीदना है, वहां पे वो एक मार्केट है क्योंकि उसमें बहुत से सेलर्स बैठे हैं और वहां पे कंडीशंस एक तरह की है। मतलब अगर कोई रेगुलेशन, कोई इवेंट होता है, कोई रेगुलेशन इंपोज होती है तो वो सब सेलर्स को इक्वली इफेक्ट करेगी, तो वो एक मार्केट है, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या है? मोबाइल की मार्केट। अब अगर हम मोबाइल की एग्जांपल है, मैं आपसे कहूं कि जी आपके कंपैटिटर्स में कौन कौन लोग शामिल, ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, मोबाइल सेल करते हैं, मैं इनसे क्वेश्चन सिंपल पूछता हूं, आपके कंपैटिटर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं? अगर तो ये मार्केट का एनालिसिस कर रहे होंगे ज्योग्राफिकली, या कहेंगे सर हफीज सेंटर में मेरे अलावा जो भी बंदा बैठा हुआ है मेरा कंपैटिटर है, ज्योग्राफिकल मार्केट। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट वाइज मार्केट एनालिसिस, तो ये कहेंगे सर पूरे पाकिस्तान में जो भी मोबाइल सेल कर रहा है, लेकिन कैसे? ऑनलाइन, वो मेरा कंपैटिटर है। ये भाई फिजिकल भी मोबाइल बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं। अगर तो ये सिर्फ फिजिकल मोबाइल बेच रहे हो ना, ऑनलाइन ना बेच रहे हो, तो इनका कंपैटिटर ज्योग्राफिकल मार्केट में तो मौजूद है, प्रोडक्ट वाइज अगर आप क्लासिफाई करें तो इनका कंपैटिटर्स नहीं है। लेकिन अगर ये ऑनलाइन भी बेच रहे हैं तो याद रखें कुछ कंपैटिटर्स ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफिकल एरिया पे स्प्रेड हुए होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं है, वो लाहौर में नहीं बेच रहे, कराची में बैठ के मोबाइल बेच रहे हैं, लेकिन स्टिल वो हमारे कंपैटिटर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं हम, वो इंटरचेंजेबल है, सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स हैं। जो कस्टमर जाएगा किसी मार्केट OLX पे जाता है या किसी ऑनलाइन बिजनेस साइट पे जाता है, उसके पास सामने हमारी ऑप्शन भी आ रही होगी मोबाइल की और कंपैटिटर की भी ऑप्शन आ रही होगी।
तो ये जहन में रखिएगा, मार्केट को दो तरह से, और इसी तरह मार्केट में क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कंपैटिटर को क्लासिफाई करना, क्योंकि बाद में आगे चल के हम पढ़ेंगे कंपैटिटर के साथ किस तरह के आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, किस तरह के नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंपैटिटर्स कौन है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप मार्केट को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब अगर फर्ज कीजिए हम ज्योग्राफिकली कॉलेज के एग्जांपल लेके चल रहे थे, कॉलेज ये डिसाइड करता है कि सिर्फ फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके मार्केट कुछ और है, मार्केट डायमेंशन कुछ और, इसके कंपैटिटर्स कुछ और है, ठीक है। और अगर कॉलेज, अब ये ज्योग्राफिकली मार्केट, और अगर कॉलेज डिसाइड करता है कि हम फिजिकल प्लस ऑनलाइन दोनों मोड जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अब मार्केट और है और अब कंपैटिटर्स भी और है। अब ज्योग्राफिकल के साथ साथ प्रोडक्ट वाइज भी, यानी पूरे पाकिस्तान में जो जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो हमारा कंपैटिटर हो गया। ये एग्जांपल समझ रहे, बात समझ रहे हैं। तो मार्केट को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे। ज्योग्राफिकल बहुत आसानी से आपको समझ आ गई होगी, फिजिकल, ठीक है। जैसे नॉर्मली लाहौर में आपको पता ही है जो ज्योग्राफिकल मार्केट है वो कौन सी है, वो ये एरिया गार्डन टाउन वाला एरिया, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल। लेकिन अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन, अब इसमें अगर सिर्फ इसी की बात करें तो उसमें कराची में कोई इंस्टीट्यूट है वो कंपैटिटर नहीं है, उसके साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो जो सीसीपी है वो ये नहीं समझेगा कि आपने अपने कंपैटिटर के साथ एग्रीमेंट किया है, क्योंकि वो कंपैटिटर नहीं। लेकिन अगर ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही हो तो फिर चूंकि प्रोडक्ट सेम है, सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट है, हम वही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कंपैटिटर कराची में बैठ के प्रोवाइड कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट मार्केट होगी और अब इसमें वो पर्सन हमारा कंपैटिटर हो गया। मार्केट की दो टाइप समझ लग गई आपको, चले। अच्छा, अब ये डेफिनेशन सिर्फ रिप्रोडक्शन की हद तक है, आपसे एग्जाम में रिप्रोडक्शन मांग सकता है, खासतौर पे मार्केट की, ये जरूर याद कर लीजिएगा। अब आगे जो हम सीखने जा रहे हैं उसका इससे ताल्लुक कोई नहीं है। मार्केट सिर्फ इसलिए रेलिवेंट होती है कि हम डिटरमिन कर सके कौन बंदा हमारा कंपैटिटर है और कौन नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो लॉ मना करता है कि आप अपने कंपैटिटर के साथ नहीं कर सकते। अब चलते हैं, सीसीपी असल में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये पाबंदियां ही लगाता है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। ये जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है फ्री कंपटीशन को इनकरेज करने के लिए, वो रिस्ट्रिक्शन तीन तरह की है। पहली तरह की रिस्ट्रिक्शन कि अगर कोई अंडरटेकिंग ऐसी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो मार्केट में जिसका सबसे ज्यादा शेयर है, जिसे हम कहते हैं इसकी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर होगा उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंट पोजीशन। बहुत वक्त ऐसा होता है कि मार्केट में सेलर तो बहुत से हैं लेकिन कोई एक सेलर ऐसा होता है जिसका मार्केट में शेयर सबसे ज्यादा है, उसे कहते हैं अंडरटेकिंग विद डोमिनेंट पोजीशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन, ये अंडरटेकिंग अब इस डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर सकती है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई इसके ऊपर। फिर दूसरी तरह की लिस्ट उन्होंने दी कि अंडरटेकिंग कुछ दूसरे लोगों के साथ प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट नहीं करेगी, कंपैटिटर के साथ खासतौर पे प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो इन्होंने नहीं करना है, किसी भी कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ, अपने कंपैटिटर के साथ नहीं करना है। क्यों नहीं करने, वो कौन से एग्रीमेंट अभी हम पढ़ेंगे। और तीसरा, एडवर्टीजमेंट करते हुए, मार्केटिंग करते हुए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनमें आप इंगेज नहीं होंगे, जिनमें आप इंगेज नहीं होंगे। ये तीन तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि मेंशन की हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और ये कहा है कि ये तीनों तरह की एक्टिविटीज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। पहले कौन सी, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज, मिसयूज नहीं कर सकती। दूसरा, कंपैटिटर के साथ, दूसरे लोगों के साथ कुछ एग्रीमेंट्स हैं वो नहीं कर सकती। और तीसरा, मार्केटिंग करते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसने नहीं करना है। ठीक है, वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले, अब अगेन ये लिस्ट है वैसे ये याद करने वाली, आप देखिए जो हमारे सिलेबस में चैप्टर्स ऐड हुए ना लास्ट में, चैप्टर 12, 13, आपने नोट किया होगा इनकी नेचर ऐसी है, कंसेप्ट्स कम है, लिस्ट ज्यादा है, याद करने वाला मटेरियल ज्यादा है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उसको भी हम एक्सप्लेन करते रहें, क्योंकि कंसेप्चुअली चीजें क्लियर हो तो याद करना, याद रखना आसान हो जाता है। ये भी चैप्टर, इसमें लिस्ट मौजूद है, आपने ये तीनों लिस्ट याद करनी होगी, एग्जाम में कोई भी लिस्ट हमसे पूछ सकता है। वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले कौन सी लिस्ट, कि कोई अंडरटेकिंग अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज नहीं करेगी। सबसे पहली चीज वो कह रहा है कोई भी अंडरटेकिंग लिमिट नहीं करेगी, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी अपनी प्रोडक्शन को, सेल को, या अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस नहीं होगी। जैसे फर्ज कीजिए कि एक कॉलेज है और वो कहता है कि जी इस सेक्शन में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा,
इससे ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जाए। अब होगा कि आपको पता है मार्केट में हर तरह का कस्टमर होता है। कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो शायद 50,000 फीस भी एक सब्जेक्ट की दे सकते हो, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए 5,000 भी अफोर्ड करना मुश्किल होता है। अब कंपटीशन ओपन होना चाहिए, लिमिट, सप्लाई को लिमिट नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आप जितनी ज्यादा सप्लाई बढ़ाएंगे, मार्केट का रूल है, उतने ही ज्यादा लोग उससे फायदा उठा सकते हैं, और उतने ही जो दूसरे यूं कह लें कि जी जो लेस फीस अफोर्ड कर सकते हैं वो स्टूडेंट भी उससे फायदा उठा सकते हैं। तो यही ये सिर्फ इस मार्केट, एजुकेशन मार्केट का रूल नहीं है, हर मार्केट का ये रूल। तो पहला असूल जो बताया उन्होंने कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग अपनी प्रोडक्शन को, सेल को लिमिट नहीं करेगी कि हमने सिर्फ इतनी चीज प्रोड्यूस करनी है, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करनी, इससे ज्यादा सेल नहीं करनी, भाई जहीरा अंदोजी कर लो, ठीक है, ये तो सर्विस है ना, इसको तो स्टोर नहीं किया जा सकता। बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस ज्यादा कर लेती है, मार्केट में सेल नहीं करती उसको। जैसे आपने देखा शुगर माफिया, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एग्री कर लिया आपस में कि हमने चीनी निकालनी नहीं गोदाम से बाहर, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया सेल, इसको मना करता है, ठीक है, कि आप लिमिट। हाँ, अगर आपके रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास वो फैक्टर प्रोडक्शन ही नहीं है आपके, तो फिर जाहिर है आपने लिमिट करना ही है प्रोडक्शन को। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, मार्केट में प्राइस इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे, या प्रोडक्शन की है लेकिन उसको स्टोर कर लिया, सेल नहीं कर रहे ताकि प्राइस बढ़े, या प्राइस को मिल मिला के अनरीजनेबली इंक्रीज कर दिया, तो ये सारी प्रैक्टिसेस लॉ मना करता है। क्या कुछ कंपेटिटर्स आपस में मिलके प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं कि एग्रीमेंट कर लें? एग्रीमेंट कर लें, क्या करना चाहिए? वैसे करते हैं, आपस में मिलके एग्रीमेंट कर लें कि सर हमने अपनी जो प्रोडक्ट है इस प्राइस से कम पे किसी कस्टमर को सेल नहीं करनी। अब उन्हें पता है कस्टमर ने जाना कहा है, कस्टमर मेरे पास आएगा, मैं नहीं चाहिए तो आपके पास जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि आप भी प्राइस कम नहीं कर रहे तो वो मजबूर होगा हाई प्राइस पे करने के लिए, ठीक है। इसीलिए अनरिजर्व इंक्रीज इन प्राइस नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, लॉ की कोशिश ये होती है कि जिस जगह पे भी वो प्रोविजन ऐड करे उसको जितना कंप्रीहेंसिव बना सके कंप्रीहेंसिव बनाए। अब ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है और वो अलग, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि बहुत से जो कुछ कंसेप्ट जो इस जगह पे आपने पढ़े हैं वो इस जगह पे रिपीट हो रहे हो। जैसे लॉ ने जब यहां कहा ना कि कोई भी कंपनी अनरीजनेबली अपनी प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक। अब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई 5%, लेकिन अपनी सेल प्राइस इंक्रीज कर ली प्रोडक्ट की 20%। किसने पूछा जी प्राइस क्यों बढ़ाई? ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है इस वजह से। पेट्रोल की प्राइस तो जितनी प्राइस बढ़ी है उतनी बढ़ाओ ना 5%, ये 20% अनरिजनेबल इंक्रीज इन प्राइस है। अच्छा, इसमें फिर भी ये रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर अप्लाई हुई ना, इसमें फिर भी ये चांस है कि हो सकता है एक कंपनी जब अपनी प्राइस को बढ़ाए ना तो दूसरी कंपनी अपनी प्राइसेस ना बढ़ाएं, कस्टमर दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते। इसीलिए उसने, अब ये कंपनीज क्या करती हैं भला, जब प्राइस बढ़ाने लगती है ना, इनको पता होता है कस्टमर दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा, इनकी कोशिश होती है कि दूसरी कंपनीज के साथ मिल बैठ के ना यूनियन बना के तो एग्री कर लें कि सर हम सारे मिलकर प्राइस 20% बढ़ाते हैं, हम में से कोई भी 20% से कम पे चीज सेल नहीं करेगा। तो चूंकि ये प्रैक्टिस हो सकती है, इसीलिए लॉ ने दूसरा इस तरह के एग्रीमेंट में भी पाबंदी लगाई। अगर आप एग्रीमेंट वाली साइड पे जाए ना, हाँ फिक्सिंग, ये फिक्सिंग, ये सारे एग्रीमेंट्स हैं। मैंने स्टार्ट में एग्रीमेंट 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 ये नहीं लिखा, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, आपने ज़हन में रखना है कि ये सारे वो एग्रीमेंट्स हैं जो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ नहीं कर सकती। उसमें देखें वही इसी से मिलती जुलती बात कि कोई भी एक कंपनी अगर दूसरी कंपनीज के साथ मिल के डिसाइड करती है कि सर हमारी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ये होगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को फिक्स कर दे, या सेल प्राइस को फिक्स कर दे, ये सॉरी ये वाला नहीं, हाँ ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, और फिक्सिंग द परचेज और सेल प्राइस, तो ये एग्रीमेंट भी उन्होंने इलीगल करार दे दिया कि मैन्युफैक्चरर आपस में मिलके एग्रीमेंट नहीं कर सकते। कौन सा एग्रीमेंट? क्वांटिटी और प्राइस को फिक्स करने का, ठीक है। परचेज प्राइस तो उसने यूं ही कह दिया, वरना आपको पता है परचेज बायर के पास तो इतनी अथॉरिटी नहीं होती, नॉर्मली सेलर कंपनी साइड पे आप सोचें तो वो सेल प्राइस ज्यादा रेलिवेंट है, एग्जांपल है, क्लियर। तो क्या जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ मिलके क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ सेल्स या सेल प्राइस को फिक्स करना चाहिए? लेकिन लॉ ने एक चीज बताई है कि ये सारी प्रैक्टिसेस डिस्करेज अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय लॉ, यानी अगर हम किसी केस में एग्जेम्प्ट कर देना तो फिर वो काम हो सकता है, ठीक है। और ये ज़हन में रखिएगा, हम लॉ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते ना बहुत से एग्जाम्पल आपके ज़हन में आएगी, सर ऐसा होता तो नहीं है, बाकी नहीं होता, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, होना क्या चाहिए, लॉ क्या कहता है। वरना आपको दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम्पल बताता हूं, ओपेक, जो ऐसी कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, इन्होंने अपना एक कार्टेल बनाया हुआ है और आपस में डिसाइड करती हैं ये कि हम में से हर कंट्री जो मेंबर कंट्री है इतना ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में प्रोड्यूस करेगी और उसका रेट ये होगा। अगर फर्ज कीजिए ये पाकिस्तान में होती तो इस लॉ की वायलेशन हो रही होती,
लेकिन वो इंटरनेशनल है, उनकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहरहाल ये कंसेप्ट क्या है, अब देखें उसकी वजह से क्या, चूंकि वहां पे वो ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या उसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान होता है? बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे बहुत से कंट्रीज जो कि इंपोर्ट ऑयल पे डिपेंडेंट है, उनकी इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। फिर इसके बाद दूसरा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए विदाउट जस्टिफिकेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कंज्यूमर को चार्ज करना विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट जस्टिफिकेशन। अच्छा, आपने मुझे बताना है, दो एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, आपने बताना है किसमें वायलेशन हो रही है, किसमें वायलेशन नहीं हो रही है। इस लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए विदाउट जस्टिफिकेशन। पहली एग्जांपल, मैं कॉलेज में बैठा हूं, ये स्टूडेंट एडमिशन लेने आया, पूछा कितनी फीस, मैंने कहा 20,000, इसने कहा ये ले सर 20,000 दे दिया। दूसरा स्टूडेंट आया, सर फीस कितनी, मैंने कहा 20,000, इसने कहा नहीं सर 20,000 तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 16,000 दूंगा वरना मैं नहीं दूंगा। मैं कहा चलो लाओ 16,000 पे इसे एग्री कर लिया। तीसरा स्टूडेंट आया, मैंने कहा फीस कितनी, अच्छा पहले बताइए ये जो एक्ट है मेरा, क्या ये फेयर है? ये फेयर नहीं है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम फीस चार्ज होनी चाहिए। अच्छा दूसरी एग्जांपल सुने, ए भाई है कितनी फीस, 20,000, इन्होंने पेमेंट कर दी। ए भाई है कितनी फीस, 20,000, सर मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कहा अच्छा चलो घर का बिल वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे लेके आओ, और मैंने फीस 10,000 कर दी। ये भी प्राइस, अब देखिए सेम सर्विस, दोनों जब क्लास में बैठेंगे दोनों को सेम सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन डिफरेंट प्राइस पे सेम सर्विस डिफरेंट, ये क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या इसकी इजाजत है? क्योंकि ये जस्टिफाइड है, तो इसलिए लॉ ये कहता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी विदाउट, यानी जस्टिफाइड हो तो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? प्रीडेटर किसको कहते हैं? प्रीडेटर नहीं, ये मूवी का नाम भी था, शिकारी, हमला करने वाला, कुछ इस तरह का था। बहरहाल प्रीडेटरी प्राइसिंग एक ऐसी टेक्निक को कहते हैं, बिजनेस की एक टेक्निक है, जिसमें हम अगर अपनी प्रोडक्ट को 10 रुपीज पर यूनिट के ऊपर सेल कर रहे हैं ना, और मार्केट में नया कंपेटिटर आने का खतरा है, नया कंपेटिटर आया, तो याद रखिए जो नया कंपेटिटर होता है ना उसके पास पैसे कम होते हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स हैं उन्होंने अपने पास प्रॉफिट इकट्ठे करके रिजर्व बनाए होते हैं। तो जो नया कंपेटिटर आता है, अब एग्जिस्टिंग कंपनी ने क्या कहा, अच्छा 10 रुपए 8 रुपए की चीज बनती है और प्रॉफिट 2 रुपए 10 रुपए की चीज बेच रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा हम आज से ये प्रोडक्ट 6 रुपए में बेचेंगे। कंपनी के एम्प्लॉइज ने कहा सर ये तो आपको नुकसान होगा 2 रुपए का। उन्होंने कोई मसला नहीं, हम तो नुकसान को बर्दाश्त कर लेंगे, एग्जिस्टिंग कंपनी तो नुकसान को बर्दाश्त कर लेगी साल 6 महीने तक, नहीं आने वाली कंपनी नुकसान को बर्दाश्त, जितना पैसा कैपिटल है जब वो खत्म हो जाएगा तो वाइंड अप करके निकल जाएंगे, और जब वो निकल जाएंगे तो हम वापस अपनी प्राइस को 10 रुपए पे नहीं लाएंगे बल्कि 12 रुपए पे लेके आएंगे, ताकि ये जो नुकसान हुआ है ये बाद में रिकवर। इसे कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। लॉ ने प्रीडेटरी, ये मोनोपोली को इंश्योर करने के लिए कि कोई मोनोपोली कंपनी को डिस्टर्ब ना कर सके, ये टेक्निक अप्लाई की जाती है, इसे कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। लॉ ने कहा प्रीडेटरी प्राइसिंग भी आप नहीं कर सकते। फिर बायकॉटिंग और एक्सक्लूडिंग एनी अदर अंडरटेकिंग फ्रॉम प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड और सर्विस। ठीक है, अच्छा देखें कुछ चीजें मार्केट का रूल होती है। हमने कहा जी फर्ज कीजिए, हमने कहा नेस्ले जो है ये तो लूट रहे हैं हमें, ये पानी की बोतल 150 रुपए में दे रहे हैं, बल्कि 200 रुपए में दे रहे हैं। ये पानी की बोतल 200 रुपए में 19 लीटर वाली, नहीं गोरमे वाले ठीक है, ये 100 रुपए में देते हैं। बायकॉट करो, नेस्ले की बोतल आज से कोई नहीं खरीदेगा। बायर्स ने मिलके आपस में बायकॉट कर दिया, क्योंकि बायर के ख्याल में वो मैन्युफैक्चरर हाई प्राइस पे चीजें बेच रहा था। ठीक है, अच्छा बायकॉट किया या एक्सक्लूड एनी अदर अंडरटेकिंग फ्रॉम प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ अंडरटेकिंग जैसी हैं, वो एक रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही होती हैं, और वो कुछ कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, कुछ खास कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करती, जिसकी वजह से वो कंपनी आगे प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इसी वजह से उसने बायकॉट का वर्ड भी यूज किया, और एक्सक्लूडिंग फ्रॉम प्रोडक्शन और सेल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर। अब ये जो नेस्ले या गोरमे वाली एग्जांपल है, मुझे बताइए अगर इसको हम बायकॉट करते हैं, नेस्ले वाले क्या करेंगे? सिंपल डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि उनके ख्याल में, उनसे पूछे वो कहेंगे सर हमारे अपने क्वालिटी कंट्रोल्स हैं। ठीक है, और क्वालिटी की हमेशा कॉस्ट होती है, तो ठीक है कस्टमर ने कहा हमने नहीं सेल करनी, हम अपनी क्वालिटी को गिरा नहीं सकते, हम ऐसा करते हैं बिजनेस स्टॉप कर देते हैं। अब आपका क्या ख्याल है, जब गोरमे की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस 100 रुपीज ही रहेगी? मार्केट का रूल है कि जैसे ही सेलर कम होंगे
और उस प्रोडक्ट कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, वो अपनी प्राइस को बढ़ा देंगे। इसलिए लॉ ने कहा कि क्योंकि बायकॉट क्यों कह रहा है, क्योंकि बायकॉट करने से मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स कम होंगे, जिसकी वजह से एक तो एग्जिस्टिंग सेलर्स के ऊपर बर्डन पड़ेगा सप्लाई प्रोवाइड करने का, और दूसरा सेलर कम होने की वजह से प्राइस भी इंक्रीज होगी। आगे चलते हैं, रिफ्यूजिंग टू डील। जैसे फर्ज कीजिए मैं ये कह देता हूं, क्या कहता हूं, हाँ फर्ज नहीं फर्ज कीजिए मैं ये कहता हूं कि गुजरावाला, मेरी एक बंदे से लड़ाई हो गई, गुजरावाला में रहता था, और मैंने कॉलेज में ये रूल लगा दिया, गुजरावाला से कोई भी स्टूडेंट आएगा उसको एडमिशन नहीं देना। चले, रिफ्यूजिंग टू डील, कैसे रिफ्यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लॉ ये कहता है कि आप इसको ला नहीं कर सकते। टाइन्स, अच्छा टाइन्स का मतलब क्या, टाइन्स का मतलब क्या होता है, टाइन का मतलब क्या करना, जोड़ देना, साथ में बांध देना, कुछ इस तरह का मतलब होता है। अच्छा कॉलेज में मैं बैठा हूं, ये भाई एडमिशन लेने के लिए आए, कहने लगे सर मैंने अकाउंटिंग में एडमिशन लेना है। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा, मैंने कहा दे एडमिशन। मैंने कहा ऐसे नहीं, अकाउंटिंग में एडमिशन तब मिलेगा जब साथ में टैक्स में भी एडमिशन लोगे, टैक्स में भी एडमिशन लोगे, वरना अकाउंटिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब देखें अप्लाई, प्रैक्टिस में अप्लाई होता है कि नहीं, ये हम डिस्कशन नहीं कर रहे, हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है टाइन्स, ये प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। टाइन की बात समझ हो गई, समझ आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अप्लाइंग। अच्छा ये थोड़ी सी ना एंड वाली दो ये समझने वाली है और ये उधर रिपीट भी हो रही है। अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन विद अदर पार्टीज, अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन विद अदर पार्टीज, ठीक है। ये भाईजान एडमिशन लेने के लिए आए, सर मैंने लॉ पढ़ना है फॉर एग्जांपल, मैंने कहा ये ले एडमिशन, ये भाई भी है सर लॉ पढ़ना है, मैंने कहा ये भी ले, और इनको मैंने कहा आपको साथ फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन भी दिया, और बताएं अब मुझे ये बताएं। हाँ अच्छा अब ये नहीं आप सके, ये फौरन बात है, ये जाती, हालांकि ये नहीं देखा इसको फेवर दी गई है, फौरन ज़हन में क्या है इसके साथ जाती हुई है, ह्यूमन साइकी ऐसे, ठीक है। अगर आप दो स्टूडेंट को इन भाईजान को फीस में 2000 का डिस्काउंट दे देना और इनको 4000 का डिस्काउंट दे दें, ये भाईजान कभी नहीं कहेंगे 2000 का डिस्काउंट मुझे मिला है, हमेशा क्या कहेंगे 2000 में से ज्यादा लिया। साइकी है, तो कह रहे हैं इसीलिए बेहतर क्या है कि आप सिमिलर ट्रांजैक्शन हो ना, सिमिलर इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन हर पार्टी के साथ, तो उसमें सिमिलर कंडीशन रखे, डिसिमिलर कंडीशन ना रखे। ये एक तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ इशारा है, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्राइस का फर्क होता है, यहां पे प्राइस के अलावा अदर टर्म्स एंड कंडीशन, अदर फैसिलिटीज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट कीजिए मैंने इन भाईजान ने भी फीस पूरी दी और इन भाईजान ने भी फीस पूरी दी, ये फिजिकल वाले स्टूडेंट है, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, दोनों को एक ही सब्जेक्ट सेल किया। इनको मैं कहता हूं भाई तुम आके लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, इनको क्या कहा लाइब्रेरी में नहीं बैठ सकते। तो सेम इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, लेकिन कंडीशंस क्या है, और ये प्राइस की नहीं है, ये अदर जो सर्विसेज इनको प्रोवाइड हो रही हैं वो है। इनको मैं कहता हूं आप मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते लेक्चर के बाद, इनको मैं कहता हूं आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं लेक्चर के बाद, डिसिमिलर कंडीशन, इजाजत नहीं दी लॉ ने। फिर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्री अनरिलेटेड ऑब्लिगेशन बाय अदर पार्टीज, ठीक है, मुश्किल सी लाइन है, दोबारा पढ़ते हैं। मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट करना, लिंक करना, डिपेंड करना कॉन्ट्रैक्ट को कि एक्सेप्ट, आप कोई दूसरी सप्लीमेंट्री चीज एक्सेप्ट करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं, वो अनरिलेटेड हो। अच्छा ये टाइन से मिलता जुलता है, टाइन में भी हम अगर दोनों चीजें इकट्ठी टाई करके लेंगे तो फिर मिलेगी, वरना नहीं। लेकिन इसमें फर्क क्या है, अनरिलेटेड चीज, अनरिलेटेड चीज है। ये भाईजान मैं ऊंट बेच रहा हूँ, कहावत सुनी होगी आपने, ऊंट बेच रहा हूँ भाईजान, ऊंट कितने का ऊंट, मैं कहा सिर्फ 10 रुपए का, मैंने कहा फौरन दे। मैं कहा लेकिन एक कंडीशन है, क्या, ऊंट के साथ बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। मैं कहा तो बिल्ली खरीद लेते हैं, क्या मसला, बिल्ली कितने की है, बिल्ली 2 लाख की है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अपना ऊंट का कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट कर दिया किसके साथ, ये सप्लीमेंट बिल्ली खरीदे जो अनरिलेटेड है, एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टीज। ये क्लियर हो गया जी, कंसेप्ट समझ आ गया, याद कर लेंगे सारी प्रैक्टिसेस। अगर कोई एग्जांपल इलस्ट्रेशन दे, इनमें से कोई भी प्रैक्टिस आपके सामने रखे, इतना तो पहचान लेंगे ये अलाउड नहीं थी, बस यही कमेंट करना। यहाँ तो एग्जाम में आपसे लिस्ट पूछेगा या केस स्टडी बनाई हुई उसने, कोई ना कोई इनमें से एग्जांपल उठाएगा, छोटा सा फैक्ट बताएगा, कहेगा बताओ इसकी इजाजत है कि नहीं, हमने फिर लिंक करना होगा कि हाँ ये लिस्ट में मौजूद था, इसकी इजाजत। और मैं इसको भी, ये दोनों ऑटोमेटिकली टिक कर रहा हूं क्योंकि सेम है, अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन विद अदर ट्रेडिंग पार्टी और मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ, ये उसने रूल बताया,
कि एक कंपनी नहीं कर सकती, और फिर उसने कहा दूसरों के साथ एग्रीमेंट भी आप करेंगे वो भी वॉइड एग्रीमेंट होंगे, खत्म होंगे, वैलिड नहीं होंगे। टाइन्स का मतलब यह है कि आपने एक गुड या सर्विस के साथ किसी दूसरी गुड या सर्विस को भी लिंक कर दिया। वो मुझे याद है, अब तो पता नहीं होता कि छोटे होते थे ना, तो यूटिलिटी स्टोर में जो घी का डब्बा मिलता था ना, वो सस्ता मिलता था, मार्केट में महंगा मिलता था, यूटिलिटी स्टोर पे सस्ता मिलता था, और वो रश लगा होता था, वो लाइन में लग के लेना पड़ता था। लेकिन यूटिलिटी स्टोर वालों ने कंडीशन लगाई होती थी कि कि आपका अभी भी इस तरह होता है कि आप 500 रुपए तक की चीजें खरीदेंगे तो फिर आपको घी का डब्बा। यह है टाइन्स, और जितने भी है, यह है टाइन की एग्जाम्पल। इसको सीसीपी मना करता है, लेकिन साथ में यह भी कहता है अनलेस एग्जेम्प्टेड, कि जिसको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया वो ये काम कर सकता है। तो हाँ, वो कर दिया होगा उन्होंने एग्जेम्प्ट। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से। आगे चलते हैं, डिवाइडिंग मार्केट। सेलर्स ने ये कहा भाई ऐसा करें, ये गार्डन टाउन हमारा, इधर हम कॉलेज खोलेंगे, आपने नहीं खोलना। रायवेंड में ये नहीं, वैसा टाउन है गुलबर्ग, मॉडल टाउन, ऐसा है कुछ भी। मार्केट को डिवाइड करना, ये एग्रीमेंट अगर आप कंपेटिटर के साथ करते हैं, ये एग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप मार्केट को डिवाइड करके ये बता रहे हैं कि अच्छा आपने हमारे एरिया में नहीं आके चीजें सेल करनी, हमने आपके एरिया में जाके चीजें सेल नहीं करनी। ये कंपटीशन को डिस्करेज करता है ये एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि जाहिर है एक जगह के कस्टमर दूसरी जगह तो शिफ्ट नहीं हो सकते, ठीक है, तो उन्हें मजबूरन उसी जो उनका सोल सेलर है उस इलाके का, उसी से चीजें सेल करनी होगी। उस एग्रीमेंट के बाद अपनी प्राइस को बढ़ाएंगे डेफिनेटली। फिक्सिंग, कोलूसिव टेंडरिंग और बिडिंग, ये फिक्सिंग क्वांटिटी और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना। कोलूसिव टेंडरिंग और बिडिंग, ये क्या है? टेंडरिंग और बिडिंग आपको पता है कि जब कोई चीज खरीद रहे होते हैं तो अपनी कोटेशन देने को कहता है टेंडरिंग और बिडिंग। कोलूसिव का मतलब होता है, इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक है यूनियन, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब होता है इत्तफाक। एक होता है कोलूयन, ये है मिली भगत। यूनियन में भी कुछ लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं। कोलूयन में, यूनियन है मिलजुल के काम करना, कोलूयन है मिलजुल के काम दिखाना। कोलूयन का वर्ड नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा। कोलूसिव का मतलब कि कोई लोग मिलके नेगेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेंडरिंग और बिडिंग, ये आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। हम एक क्लाइंट का ऑडिट करने, एक बड़ा क्लाइंट था, उसकी आदत थी जब उसने माल बड़ा उठाना होता था ना तो अखबार में इश्तिहार देता था कि जी हमें ये चीज इतनी क्वांटिटी में चाहिए, आप लोग अपनी अपनी कोटेशन भेजें। अब हर कंपनी, उसके कोई 8-10 सप्लायर से रेगुलर, हर सप्लायर अपनी कोटेशन भेजता था, तो हर सप्लायर को खतरा होता था यार दूसरी पार्टी ने अगर कम रेट दे दिया ना तो सारे का सारा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको चला जाएगा। तो हर पार्टी की कोशिश होती थी कि रेट कम से कम रखने की कोशिश करे। मुझे बताइए क्या इस तरीके से टेंडरिंग करना बेनिफिशियल है कि नहीं? बिल्कुल बेनिफिशियल है। अच्छा, हम जब गए वहां पे चेकिंग वगैरह करने के लिए तो हमने अजीब चीज देखी है। सप्लायर 1 का टेंडर देखा, वो कितने का आया? 350 रुपये 40 पैसे का। सप्लायर 2 का कॉन्ट्रैक्ट देखा, वो कि 350 रुपये 40 पैसे का। जो सप्लायर 3 का, उसका कॉन्ट्रैक्ट 350 रुपये 40 पैसे। अच्छा, पहले तो 1-2 दफा हमने कहा शायद इत्तेफाक हो जाएगा, वो 4-5 कंसेक्टिव हर महीने जब टेंडरिंग होती थी यही कोटेशन आती थी उनकी तरफ से। हमने कंपनी वाले से पूछा चक्कर ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि एक बंदा जो मिनिमम फीस और तीनों की सेम हो, और वो भी एक दफा नहीं, तकरीबन हर दफा सिमिलर आ रही है, ये चक्कर क्या है? उन्होंने कहा सर असल में ना इन लोगों को भी पता है, क्योंकि मार्केट में एक दूसरे का पता था कौन कौन कंपेटिटर है, कौन कौन क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इनके रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिल गए हैं और उन्होंने बैठ के फैसला किया कि देखिए अगर एक दूसरे से छुप छुपा के टेंडरिंग करेंगे ना तो एक पार्ट तो कोई भी पार्टी फायदे में नहीं होगी। क्यों भला? 2 पार्टी तो वैसे निकल जाएंगी, तीसरी पार्टी का प्रॉफिट भी बहुत कम होगा, क्योंकि उसने प्राइस अपनी तरफ से बहुत सिर्फ मार्जिनल प्रॉफिट रखे, क्योंकि वो ये भी चाह रहा है कि लोएस्ट हो। तो अब उन्होंने क्या किया कि अच्छा उन्हें पता है कि जी मार्केट में हम बड़े सप्लायर, हमारे अलावा कोई और इतनी कैपेसिटी का बंदा नहीं है जो चीज सप्लाई कर सके, तो हम आपस में मिलकर सारे एक ही प्राइस कोड करते हैं, मजबूरन उस कंपनी को हमें ही ऑर्डर देना पड़ेगा। तो अब होता क्या, हमारे पास जब कोटेशन आती है तीनों की मिनिमम होती है, हम पूरा ऑर्डर तीनों में डिवाइड कर देते हैं। क्या ये प्रैक्टिस इकोनॉमी के लिए गुड प्रैक्टिस है? ये है कोलूसिव टेंडरिंग और बिडिंग, कि जब आप किसी बड़े ऑर्डर के लिए टेंडरिंग या बिडिंग कर रहे हो तो फिर मिल के आप टेंडरिंग बिडिंग करें, ठीक है। हालांकि असल में ये कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए थे ताकि मिनिमम प्राइस मिलती कंपनी को। इसको भी इसने कहा क्या इल्लीगल है।
भी लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट। कंपटीशन में आपको पता है जब कंपटीशन होता है ना तो उसमें पॉजिटिव कंपटीशन में, जब मार्केट में फ्री कंपटीशन है, आप अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना चाहते हैं, आपको दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी या प्राइस कम करनी पड़ेगी। ऊपर वहां पे प्राइस को उसने कवर कर दिया, ठीक है, कि प्राइस कम करने का एग्रीमेंट वॉइड है। अगर कंपनीज आपस में मिलकर ये कहें अच्छा ठीक है हम अपनी प्रोडक्ट को भी इंप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, एक एग्रीमेंट है प्राइस साइड से जो कंपनीज करती हैं, क्या प्राइस क्या के इससे कम प्राइस कोई चार्ज नहीं करे। दूसरी तरफ क्वालिटी के ऊपर भी एग्रीमेंट, इससे ज्यादा किसी की क्वालिटी नहीं होगी, ये एग्रीमेंट भी वॉइड है। समझ आई? नहीं समझ? अच्छा चलो एक और रियल एग्जांपल देता हूं। मैं छोटा था ना, मैं पढ़ता था तीसरी क्लास में, तो मेरा बड़ा भाई था वो पढ़ता था छठी क्लास में, छठी या सातवीं। हमारे वालिद साहब क्या कहते हैं, उन्होंने छुट्टियां ना गर्मियों की, उन्होंने हम दोनों को काम दिया और कहते रोज आके चेक करना होता था। अब मुझे कुछ बीमारी थी शुरू से, तो मैं काम करता रहता था, तो मैं काम कर रहा था, भाई को जो है वो बड़ा उसकी आदत, वो जरा घूमने फिरने का शौकीन था। तो एक दिन दोपहर को ना मैंने 3 सफ़े कर लिए, तो उसके बाद भाई कहने लगा अच्छा कितने सफ़े किए? मैंने कहा 3। उसने कहा अच्छा, उसने कहा खबरदारी से आगे एक लाइन भी लिखी दो। मैंने कहा क्यों? कहता है नहीं, जब तुम 7 सफ़े लिखोगे मैं 3 सफ़े दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा मैंने आधा दिन जाया किया है, तो अब तुमने भी 3 सफ़े करने हैं और मैं भी 3 सफ़े दिखाऊंगा। ये है हमने टेक्निकल डेवलपमेंट पे या इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एग्रीमेंट कर लिया और उसको लिमिट कर दिया। अब बताइए क्या ये एग्रीमेंट प्रोडक्टिव है? नहीं है। लॉ क्या कहता है? ये एग्रीमेंट वाइड है। हाँ जी, अबू को कभी पता नहीं चला, पता चलता तो दोनों की ठुकाई हो जानी थी। तो लॉ को अगर पता चल जाए कि ये वाले एग्रीमेंट किसी कंपनीज ने किए हैं तो दोनों कंपनीज की ठुकाई करेगा लॉ। फिर इसका पहला बाबा हो गए सारे। इसके बाद मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग ऐसी चीज है आप ना चाहते हुए भी इसमें डंडी मार जाते हैं, ठीक है। कोई अगर मेरे से कहे ना अपना तारुफ कराएं, तो मैं तारुफ के साथ साथ तारीफ भी ऐड करता रहूंगा कि किसी को फील भी ना हो कि भाई थोड़ा सा अर्सा हुआ मुझे, कि 15 साल हुए पढ़ाते हुए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब ये इनडायरेक्टली, तो इसीलिए लॉ ने ये कहा कि आप जब मार्केटिंग करेंगे ना, मार्केटिंग कोई भी कंपनी एडवर्टीजमेंट करे तो उसने कुछ एक्टिविटीज नहीं करनी, कुछ एक्टिविटीज नहीं करनी। हमारा प्रोफेशन वैसे इस लिहाज से बाकी प्रोफेशन से डिफरेंट है, हमारे प्रोफेशन में मार्केटिंग नहीं होती। आपको कभी कोई सीए फर्म जो है अपनी मार्केटिंग करती नजर नहीं आएगी, सीए फर्म्स। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अगर किसी भी दूसरी कंपनी, अब ये बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, जैसे वो क्या ऐड आती है, तो क्या वो एरियल और क्या होता है एक्सेल होते हैं, वो कहता है मशहूर 100 रुपए कम, वो कौन कौन सी होती है? एक्सप्रेस ब्लू, ये कौन? अच्छा चले जो भी है, हाँ एरियल और एक्सप्रेस, ठीक है। तो देखे वो अनएथिकल प्रैक्टिस, बाजुकात हमें खुद फील हो रहा होता है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व है, ठीक है। लॉ यहां पे हमें यही बता रहा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आपने दूसरों की, अच्छा पहले एडवर्टाइजमेंट ये होती थी, आज से यूं समझ ले 10-15 साल पहले, अपनी प्रोडक्ट्स को खूब बढ़ा चढ़ा के बयान करो, उसमें जो चीजें नहीं भी है ना वो भी बता दो, हालांकि ये भी गलत प्रैक्टिस थी। अब क्या होता है, अब हमें देखने में ये आता है, वो कहते हैं ठीक है हम अपनी प्रोडक्ट्स तो बढ़ा चढ़ा के बयान कर ही रहे हैं, दूसरों की प्रोडक्ट्स को भी घटा के बताना है, यानी अपने आप को जितना एट लेवल काम कर रहे हैं उससे अपग्रेड करना है और दूसरों को डिग्रेड। लॉ दोनों को मना कर रहा है, कह रहे हैं आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि इसमें आप इसके जरिए से आप कोशिश कर रहे होते हैं हमारी सेल ज्यादा बढ़े और कंपेटिटर जो है उसकी सेल कम। ये पॉजिटिव कंपटीशन की तरफ नहीं लेके जाता। तो फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओन प्रोडक्ट या सर्विस, ये भी गलत है, और फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स, ये भी गलत। और फिर कह रहे हैं फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन इन एडवर्टाइजमेंट, यानी मैंने अपने आप को एग्जैजरेट नहीं करना, दूसरों को डिग्रेड नहीं करना, और बल्कि आपस में कंपैरिजन भी नहीं करना। अच्छा मुझे बताइए, वो जो एड में कह रहा होता है कि मशहूर पाउडर से 100 रुपए कम, दूसरे एक तो दूसरे ब्लर कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही, अगर सिर्फ एड इतनी ही हो ना और इसमें दूसरे को ब्लर ना भी करें तो भी मेरी असेसमेंट के मुताबिक, लॉयर बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि लॉ मना कर रहा है फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन। जो सही कंपैरिजन है उसको, वो लॉ ये नहीं कह रहा कंपैरिजन करो ही ना, ये तो नहीं कह रहा कंपैरिजन करो ना, वो क्या कह रहा है फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन ना कर। अब मार्केट में सबको पता है ये इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, इस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है। अगर मैं ये कहूं 100 रुपए कम है तो सबको पता है,
ये मिसरीडिंग नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि अब वो ब्लर किस वजह से करता है, अगर मैं यूं कहूं कि ये उससे बेहतर सफाई करता है, तो ये जो बेहतर है ना, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसको किसी तरीके से वेरीफाई, जब अगर दूसरी कंपनी हमारे पे केस कर दे कि साबित करें हमारे से बेहतर है, तो उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लॉ ये कहता है कि जो फॉल्स या मिसलीडिंग कंपैरिजन है वो नहीं करने। हाँ, जो कंपैरिजन जस्टिफाइड है, ट्रूथफुल है, वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं कंपैरिजन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं यूं कह, अब छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, क्या मैं यूं कह सकता हूं कि हमारे, फॉर एग्जांपल, अब हाँ लेकिन फौरी तौर में एग्जांपल कोई दूसरी है, क्या यूं कह सकता हूं कि इस कॉलेज ए की फीस कॉलेज बी की फीस से 5,000 कम है फॉर एग्जांपल, या 2,000 कम है, या 10,000, कंपैरिजन कर सकता हूं कि इस टीचर की जैसे इस कॉलेज में भी है। देखिए, हर कॉलेज में नॉर्मली होता है, हर कॉलेज को पता होता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग, तो कॉलेज के भी, हर कॉलेज की कोशिश होती है कि हर तरह के स्टूडेंट्स को एंटरटेन करे। तो नॉर्मली 2 लेयर्स होती हैं, एक हाई प्राइस वाली, एक लो प्राइस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टीचर ए की जो प्राइस है, उसके सब्जेक्ट की प्राइस, वो टीचर बी से 10,000 रुपए ज्यादा है? ये भी कंपैरिजन, क्या ये कर सकता हूं? ये फॉल्स या मिसलीडिंग तो नहीं है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि टीचर ए टीचर बी से बेहतर पढ़ाता है? ये मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? ये मिसलीडिंग है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करवा सकूंगा। ठीक है भाई, वो भी फॉर एग्जांपल, अगर वो भी क्वालिफाइड है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, तो करना चाहिए असूली तौर पे। तो इसलिए लॉ ये कहता है कि फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, इन तीनों में फॉल्स और मिसलीडिंग कॉमन है, याद करते हुए इसको ध्यान में रखना, याद रखना आसान हो जाएगा। फॉर फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, फर्म नेम, लेबलिंग और पैकेजिंग। कभी आपके साथ ऐसा, कौन सी बोतल पसंद करता है मेरा भाई? को स्प्राइट। कभी ऐसा हुआ कि स्प्राइट पी आपने, स्प्राइट पी हो, है बोतल स्प्राइट की, लेकिन लगे आज टेस्ट फर्क है? कभी ऐसा हुआ? तो किस वजह से? सोडा। बासु का ऐसा था, बर्गर पसंद है, बर्गर खाया हो और लगे इसका जायका आज फर्क है, तो बासु का ऐसा, पैकिंग वही होती है, पैकिंग वही है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट कोई किसी दूसरे का गलत नेम यूज करते हुए वो पैकिंग करके उसके अंदर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। इसको भी लॉ ने मना किया हुआ। और आप अक्सर आप टीवी पे, शायद टीवी देखते हैं तो आप न्यूज देखते होंगे कि जी वो टीम ने, फूड अथॉरिटी की टीम ने छापा मारा और 2 नंबर या जाली बोतलों का कारोबार करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वो असल में यही काम हो रहा होता है, जो जाली बोतलें, अगर आप मशहूर ब्रांड, क्या लिखा, मशहूर ब्रांड की बोतलों को कॉपी करते हुए कुछ तरह की खबर होती। तो ये बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं कि आप किसी फेमस कंपनी का ब्रांड या उसके प्रोडक्ट या उसके पैकिंग मटेरियल को यूज करते हुए उसके अंदर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। ट्रेडमार्क, यही ट्रेडमार्क कोई नाम उसका, कोक जैसे, ये सब। फर्म नेम मींस कोक, ट्रेडमार्क उसकी प्रोडक्ट जो है। अब उस कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ना, आप कंपनी का नाम इस्तेमाल करें या उसकी कोई फेमस प्रोडक्ट है उसका नाम इस्तेमाल करके उसको डुप्लीकेट करें, वो भी उसमें कवर किया उसने। जी ये बस के लिए। अच्छा, आज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ली, समझ आ गई? अब याद कर लेंगे। और अगर इन एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल वो उठा के आपसे पूछे, बताओ ये प्रैक्टिस अलाउड है कि नहीं, पहचान लेंगे कि कब अलाउड है कब अलाउड नहीं है। चलिए, असाइनमेंट नोट कर लीजिए। असाइनमेंट ये आपने लाजमी करनी है, लेकिन पहले बेहतर है इसको रीड कर ले, याद कर ले, उसके बाद असाइनमेंट कीजिए। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।